अच्छा, इंटरसेप्शन में क्या होता है, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ये बड़ी प्यारी सी डायग्राम बनाई हुई है। तो इसमें उसने ये लिखा हुआ है, देखिए ये क्या है, आपकी इंटेस्टाइन है। अगर आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो अगर आपकी इंटेस्टाइन क्या हो जाए, टेलीस्कोप हो जाए। टेलीस्कोप का मतलब क्या है कि जो आपकी प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन थी, देखिए पहले आपकी इंटेस्टाइन थी ये वाली, ठीक है, ये क्या है, इंटेस्टाइन है। अब क्या हुआ, किसी जगह पे जो इंटेस्टाइन थी वो वीक हो गई। उस वीकनेस की वजह से, उस वीकनेस की वजह से क्या हुआ, उस वीकनेस की वजह से जो उसकी मतलब इंटेस्टाइन थी, वो क्या हो गई, वो टेलीस्कोप हो गई। मतलब जो प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन थी वो डिस्टल के अंदर धस गई। ठीक है, जो आपकी ये देखें, जो आपकी इंटेस्टाइन थी वो अंदर क्या हो गई है, दूसरी इंटेस्टाइन के अंदर धस चुकी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटुससेप्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रोक्सिमल बॉल सेगमेंट। इसमें क्या होगा कि जो आपका बॉल का प्रोक्सिमल सेगमेंट होगा वो टेलीस्कोप कर जाएगा, वो अंदर धस जाएगा इनटू द डिस्टल सेगमेंट। ठीक है, इनटू द डिस्टल सेगमेंट। जो आपका प्रोक्सिमल बॉल सेगमेंट है वो टेलीस्कोप कर जाएगा, वो अंदर धस जाएगा, किसके अंदर धस जाएगा, डिस्टल सेगमेंट के अंदर। और ये मोस्ट 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 कॉमन कहां पे होता है, मोस्ट कॉमन एट इलियोसिकल जंक्शन। जो आपका इलियम और सिकम का जंक्शन होता है, जो आपका इलियम और सीकम का जंक्शन होता है, जहां पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो रही होती है, उसको हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। वहां पे एक वैल्व भी होता है, इलियोसिकल वैल्व उसको कहते हैं। और वो थोड़ा सा एरिया वीक होता है, और वहां पे हाई प्रेशर होता है। वहां पे हाई प्रेशर और वीक एरिया होने की वजह से वहां पे मोस्ट सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपको वहां पे क्या हो सकती है, आपको वहां पे हो सकती है जी इंटुसेप्शन। आपको क्या हो सकती है, इंटुसेप्शन। एंड टिपिकली सीन इन इन्फेंट्स, ये इन्फेंट्स में ज्यादा पाया जाता है और अडल्ट्स में ये बहुत कम है। दोबारा सुने, इसमें होती है टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रोक्सिमल बॉल सेगमेंट इनटू अ डिस्टल सेगमेंट। आपकी जो प्रोक्सिमल बॉल सेगमेंट है वो अंदर धस जाती है, किसके अंदर धस जाती है, आपके डिस्टल सेगमेंट के अंदर, इंटेस्टाइन के। तो इसको हम कहते हैं इंटुसेप्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इंटुसेप्शन कहते हैं। और ये मोस्टली क्या होती है, इडियोपैथिक होती है। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ये क्या होती है, इडियोपैथिक होती है। लेकिन इडियोपैथ इसके ना कुछ वो है, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इसको एग्रावेट करते हैं, जो इसके एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, इसको जरा हम पढ़ लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने हाईलाइट कर देना है। देखिए, जो आपका इडियोपैथिक है ना, जो आपका इडियोपैथिक फॉर्म है, इट इज एसोसिएटेड विद रिसेंट वायरल इन्फेक्शन। अगर एक मरीज है और उसको रिसेंट, मतलब एक छोटा बच्चा है और उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कौन सा वायरल इन्फेक्शन हुआ है, अडीनो वायरस। फर्ज करो एक पेशेंट है और उसको अडीनो वायरस होता है, उसको बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको इंटुसेप्शन हो सकता है। उसको क्या हो सकता है, इडियोपैथिकली इंटुसेप्शन हो सकता है। या फिर एक और बच्चा है और बच्चों को हमने हिफाजती टीका लगाया है, कौन सा हिफाजती टीका लगाया है, रोटा वायरस वैक्सीन। हमने उसको लगाई है, रोटा वायरस वैक्सीन लगाई है। अब आप कहते हैं कि यार रोटा वायरस वैक्सीन क्या करती है। जो रोटा वायरस वैक्सीन है, ये जो हमारे पेयर पैचेस होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, तो अल्लाह ताला ने वहां पे आपके फौजी मोर्चे रखे हुए हैं, वहां पे पेयर पैचेस रखे हुए हैं जो कि लिम्फाइड टिश्यूज हैं। तो जो पेयर पैचेस होते हैं, इनकी हो जाती है हेयर ट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, ड्यू टू रोटा वायरस वैक्सीन। जब आप किसी बेबी को रोटा वायरस वैक्सीन लगाते हो तो उसके जो पेयर पैचेस है उसकी हो जाती है हाइपरट्रॉफी। और ये जो हाइपरट्रॉफी होती है, इट एक्ट लाइक ए लीड पॉइंट। लीड पॉइंट का मतलब क्या है, लीड पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे इंटरसेप्शन हो सकती है। यहाँ पे लिख ले वीक पॉइंट। ठीक है, जो लीड पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेप्शन होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब ये वीक पॉइंट की बात कर रहा है। कि जब आप वैक्सीन लगाओगे रोटा वायरस वैक्सीन, तो उससे क्या होगा, जो पेयर पैचेस की हाइपरट्रॉफी होगी, एंड इट मे एक्ट लाइक लीड पॉइंट। ठीक है, इसमें लीड पॉइंट के तौर पे ये काम कर सकता है। उसके बाद आप कहते हैं कि यार जो बच्चे हैं, बच्चों में सबसे ज्यादा मतलब कौन से लीड पॉइंट्स हैं कॉमन, और जो बड़े हैं उनमें कौन सी चीजें हैं। तो हमने कल ही पढ़ा था मैकल डाइवर्टिकुलम। मैंने आपको बताया भी था कि जो जब आप माशाल्लाह माँ के पेट में थे, तो जो आपकी इंटेस्टाइन थी, इंटेस्टाइन का जो अम्बलाइकस के साथ कनेक्शन था, उसको हम वो था विट लाइन डक्ट के थ्रू। लेकिन अगर विट लाइन डक्ट आपकी परसिस्ट करे, अगर आप बड़े मतलब पैदा हो गए हैं और फिर भी आपकी विट लाइन डक्ट परसिस्ट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं मैकल डाइवर्टिकुलम। चलो मैं जरा मुझे शाबाश, पहले तो ये एमसीक्यूज बताए ना कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रू डाइवर्टिकुलम। आपके पास ट्रू डाइवर्टिकुलम की एग्जांपल क्या है, माशाल्लाह मदस्सर संधू ने पहले लिखा हुआ था और बता दिया। चलें जी, सारे लावे सही बता रहे हैं कि जो आपका मैकल डाइवर्टिकुलम है, इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रू डाइवर्टिकुलम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसलिए मैं इसको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपकी ये परमानेंट मेमोरी में चला जाए। जो मैकल डाइवर्टिकुलम है, इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रू डाइवर्टिकुलम, ये ट्रू डाइवर्टिकुलम की एग्जांपल है। स्मॉल बॉल वाल हिमाटोमा, मतलब कि यहाँ क्या हो गया, आईजीए वस्कुलाइटिस। ये जो आईजीए वस्कुलाइटिस में क्या होता है कि जो आपकी आईजी एंटीबॉडी है ना, ये उसमें
डिपॉजिट कर जाती है वेसल्स में, तो इसको हम कहते हैं आईजीए वस्कुलाइटिस। तो स्मॉल बाउल हेमाटोमा, मतलब कि जो स्मॉल बाउल है उसका हेमाटोमा बना है, या फिर मैकल डिवर्टिकुलम है। तो बच्चों में सबसे ज्यादा ये वजह है जिसकी वजह से इंटुसेप्शन होती है। लेकिन जो आपके हैं अडल्ट, ठीक है, जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों में इंट्राल्यूमिनल मैस या फिर ट्यूमर, बड़ों में ट्यूमर और बच्चों में क्या, डायवर्टिकुलम, ये याद रखना है, सीधी बात, ज्यादा गहराई में नहीं जाना। आपसे एमसीक्यू यही पूछा जाएगा कि जो बड़े हैं, बड़ों में इंटरसेप्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है, आपने कहना ट्यूमर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि यार जो बच्चे हैं इनमें इंटरसेप्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो आपने कहना मैकल डिवर्टिकुलम या फिर स्मॉल बाउल हिमाटोमा। फिर आपसे एक और अगर आप मतलब यूएसएमएल करेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बच्चा है छोटा, एक छोटा बच्चा है, और उसका हमने रोटा वायरस वैक्सीन की, उसके हमने रोटा वायरस वैक्सीन की, और उसके बाद ना उसको उसके स्टूल में उसको ब्लड आ रहा है, उसके स्टूल में उसको फ्रेश ब्लड आ रहा है, और उसको ना अब्डोमिनल पेन रहती है। तो आप बताएं डायग्नोसिस क्या होगा, जी बताना मुझे जरा। एक बच्चा है और उसका हमने क्या की, उसके हमने वैक्सीन की, और उसके बाद ना उसके स्टूल में ब्लड आ रहा है, और उसको पेट में दर्द रहता है, तो आप डायग्नोस क्या होगा आपका। जी डॉक्टर काशिफ मेहर, एक्सीलेंट। उसका जो डायग्नोस होगा दैट विल बी योर इंटूसुसेप्शन। इंटूसेप्शन क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो रोटा वायरस है, रोटा वायरस वैक्सीन क्या कराती है, पेयर पैचेस की हाइपरट्रॉफी कराती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से लीड पॉइंट बनते हैं, मतलब वीक पॉइंट्स बनते हैं, और उस वीक पॉइंट पे क्या हो सकती है, हमारी जो हमारी है इंटेस्टाइन, इसकी टेलीस्कोपिंग हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं इंटूसुसेप्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इंटूसेप्शन। उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है कि इट कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो आपकी इंटरसेप्शन है ये ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज करा सकती है, इट कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर वस्कुलर कंप्रोमाइज। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका वस्कुलर कंप्रोमाइज का मतलब ये है कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसकी ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज करा सकती है। और इंटरमीडिएंट अब्डोमिनल पेन, मतलब कि उसको इंटरमीडिएंटली बार बार और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसको क्या होगा, पेट में दर्द होगा, और वॉमिटिंग होगी उसको, और ब्लडी करंट 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 जेली स्टूल्स, उसको ब्लडी स्टूल्स होंगे, और जो ब्लड होगा वो क्या होगा, ब्लड फ्रेश ब्लड होगा, ठीक है, हिमेटोशीजिया होगा, और उसमें करंट जेली स्टूल होगा, ठीक है। इस फाइंडिंग को हम कहते हैं करंट जेली स्टूल, जिस जिस तरह जेली लाइक स्टूल होते हैं ना, इस तरह का उसको स्टूल होगा। और जब हम उसका फिजिकल एग्जाम करेंगे तो सॉसेज शेप्ड मैस इन द राइट एब्डोमेन, जो उसका राइट एब्डोमेन होगा उसमें हमें सॉसेज शेप, जिस तरह सॉसेज होती है, ये आपने देखा होगा कज्जे बड़े खाते हैं सॉसेजेस, तो जो सॉसेज शेप्ड मैस आपको मिलेगा राइट एब्डोमेन में। पेशेंट में ड्रॉ देयर लेग्स, देखें इसमें जो मरीज होता है ना वो अपनी टांगे अपने पेट की तरफ लेके आता है ताकि वो उस पेन को ठीक कर सके। तो पेशेंट में ड्रॉ देयर लेग्स टू चेस्ट टू ईज पेन, जैसे ही आप उसका एब्डोमेन पलपेट करोगे तो वो अपनी टांगों को अपने पेट की तरफ लेके आएगा। तो ये उसने लिखा हुआ है। और इसमें सबसे अहम बात, जो जहां से आपको एनएलई में एमसीक्यूज आना है, ये स्पेसिफिकली एनएलई का एमसीक्यू बताने लगा हूं। देखें, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार जो इंटरसेप्शन है इसका बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे कि यार अल्ट्रासाउंड। अब आप कहते हैं कि यार इधर तो बुक वाले ने सीटी स्कैन भी लिखा हुआ है, लेकिन आप जब उठाएंगे अपना वो स्टेप टू सी के, जो स्टेप टू सी के चूंकि क्लिनिकल बुक है, और आपको जो एनएलई के एमसीक्यूज आते हैं वो स्टेप टू सी के की बुक लाइंस आती हैं, जो आपको एफसीपीएस के एमसीक्यूज आते हैं वो आपको स्टेप वन के बुक लाइंस आती हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्टेप वन आती है तो स्टेप टू सी के जो है वो 95% 90% तकरीबन सेम है। तो जो आपकी बेस्ट इनिशियल टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड, ये पहला एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यूज, कि जब आप मरीज का अल्ट्रासाउंड कराओगे तो अल्ट्रासाउंड पे आपको कौन सा साइन मिलेगा, तो ये स्टेप टू सीके में लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और आपको यही एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि जब आप इंटूसेप्शन के मरीज का अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको कौन सा साइन मिलेगा, आपको मिलेगा टारगेट साइन। आपको क्या मिलेगा, टारगेट साइन। अब आप कहते हैं कि यार ये टारगेट साइन क्या होता है, तो इसको आपकी बुक ने आपको दिखाया भी हुआ है, ये देखिए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। जो आपकी इंटेस्टाइन होगी जब आप उसका अल्ट्रासाउंड करोगे तो इंटेस्टाइन आपको क्या नजर आएगी, आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी, और इसको हम कहते हैं टारगेट साइन, इसको हम क्या कहते हैं, टारगेट साइन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस टॉपिक का, कि आपको इंटरसेप्शन में बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा है, आपने कहना है अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करोगे, और फिर वो आपसे पूछेगा कि जो अल्ट्रासाउंड है इसमें आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, और इस इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टारगेट सेल्स, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टारगेट सेल्स कहते हैं। तो ये आपका है जी इंटरसेप्शन, और ये इंपॉर्टेंट
है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपका पीछे हमने पढ़ा था हरिश-स्प्रंग डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंशाल्लाह हम इसको सर्जरी में भी पढ़ेंगे कि जो आपकी सर्जरी है वो इसके बारे में क्या कहती है। लेकिन ये अगर आपको आता है तो आपको सर्जरी इंशाल्लाह आराम से आ जाएगी। चलें, बताएं मुझे शाहबाज के जो इंटरसेप्शन है इसकी समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं रह गया? फिर आगे हम चलते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा ड्राई सा है, मुझे पता है, ये क्योंकि सर्जरी वाला टॉपिक है तो सर्जरी थोड़ी सी ड्राई सी है, लेकिन आपने बर्दाश्त करना है। और अब हमारा तकरीबन जल्दी खत्म हो जाएगा जीआईटी सिस्टम। चलें जी, आपका ये समझ हो गई है, तकरीबन सबको क्लियर हो गया है, किसी को कोई मसला नहीं है। तो हम जरा आगे चलते हैं, और आगे आपका टॉपिक है डैट इज योर वल्वुलस। ठीक है, डैट इज योर वल्वुलस। अच्छा, मुझे एक बात जरा बता दें, मैं आपको बुक से पढ़ा दूं जिस तरह अभी मैंने पढ़ाया, या उस पे वो नोट्स पे पढ़ा दूं? ज्यादा समझ किस तरह आती है अच्छे तरीके से? इस तरह ठीक है या उस तरह ठीक है? यही सही है? चलें, डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं यही सही है, बुक इसी। चलें बुक पे ही हम देखते हैं। चलें बुक पे देखते हैं। जो वल्वुलस है, सबसे पहले पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आपका होता है, अल्लाह भला करे, मेल रोटेशन। जो मेल रोटेशन है, मेल रोटेशन की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो आपने कहना है वल्वुलस। अब वल्वुलस क्या चीज है? जो आपका, अगर अगर आपकी इंटेस्टाइन, अगर आपकी इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो जाए, अगर आपकी इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो जाए अराउंड इस मेसेंट्रिक के इर्द गिर्द, अपनी ही मेसेंट्रिक के इर्द गिर्द अगर आपकी इंटेस्टाइन क्या हो जाए, घूम जाए, ट्विस्ट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं वल्वुलस। अब आप कहते हैं कि यार मेसेंट्री क्या चीज होती है, तो मेसेंट्री के आगे लिख भी ले, मेसेंट्री क्या होती है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को हम क्या कहते हैं? मेसेंट्री। ठीक है, हमें टाइम नहीं मिला, वरना मैंने आपको ये डिटेल में से पढ़ाना भी था कि पेरिटोनियम क्या होता है, ये फोल्ड क्या होते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। कोई मसले वाली बात नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी एनाटॉमी आपने बहुत डिटेल में नहीं करनी। एनाटॉमी सिर्फ आपने वो वाली करनी है जो आपके एग्जाम में आनी है। हाँ, अगर आपका इरादा है कि आपने आगे जाके सर्जन बनना है, या आपने आगे जो स्पेशलाइजेशन है, जो आपकी रेजिडेंसी है वो जनरल सर्जरी में होनी चाहिए या सर्जरी में होनी चाहिए, फिर आप एनाटॉमी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। फिर मैं आपको एक बुक बताऊंगा, वो शॉर्ट स्नेल, एक शॉर्ट स्नेल बुक है, आप वो करो, उसको आप रट्टा मार दो। लेकिन अगर आपने एनएलई पास करना है और आपने आगे गायनी की तरफ जाना है या किसी और फील्ड में जाना है, तो फिर आपको एनाटॉमी करने की इतनी जरूरत नहीं है। फिर आप सिर्फ वो करो, शेल्फ नोट्स। सिर्फ आप शेल्फ नोट्स करो और आपका इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। लेकिन अगर आपने आगे सर्जरी में जाना है तो फिर आप शॉर्ट स्नेल करो। ठीक है, शॉर्ट स्नेल, और शॉर्ट स्नेल बहुत अच्छी बुक है, और उससे आपका एफसीपीएस इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक हो गया। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जो फर्स्ट एड पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट एड सिर्फ सिर्फ फर्स्ट एड ने आपका एनएलई पास नहीं करवाना। फर्स्ट एड ने आपका दुनिया का कोई भी एग्जाम आप फर्स्ट एड की मदद से पास कर सकते हो। इवन कि अगर आपको फर्स्ट एड आती है और आप यू वर्ल्ड भी नहीं करते, अगर आप यू वर्ल्ड भी नहीं करते, तो एक बच्चा जिसको फर्स्ट एड बहुत अच्छे से आती है, तो वो इस काबिल होता है कि वो यूएसएमएलई का जो स्टेप 1 है उसको पास कर सके। बहुत अच्छे नंबर ना नहीं ले सकता, लेकिन पास कर सकता है। और अगर उसको अच्छे नंबर लेने के लिए फिर उसको यू वर्ल्ड करना पड़ता है। और जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल की पढ़ी जाने वाली बुक है पूरी दुनिया में। इवन के इसके अरेबिक वर्जन भी आ चुके हैं, अरेबिक में भी ये ट्रांसलेट हो चुकी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एड है ये सबसे अच्छी बुक है, और ये आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगी। और एनाटॉमी की आपने टेंशन नहीं लेनी। एनाटॉमी अगर आपने सर्जरी में जाना है तो फिर आप एनाटॉमी करो, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है एनाटॉमी पे ज्यादा सर खपाने की। ठीक है। और अच्छा, अब जो मेजेंट्री होती है, मेजेंट्री क्या होती है? इट इज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम होता है उसके फोल्ड को हम क्या कहते हैं? मेजेंट्री। अब हर जो हमारी जितनी भी इंटेस्टाइन है, दे आर अटैच्ड विद मेजेंट्रीज। इसकी अपनी अपनी मेजेंट्रीज हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अगर आपकी जो इंटेस्टाइन है वो ट्विस्ट कर जाए, वो ट्विस्ट कर जाए किसके इर्द गिर्द? अपनी मेजेंट्री के इर्द गिर्द, तो इसको हम कहते हैं वल्वुलस। इट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन। इससे ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फार्क्शन हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? इससे ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फार्क्शन हो सकता है। मतलब कि जो इंटेस्टाइन है, या तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, या उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी और उसको क्या हो जाएगा? इन्फार्क्शन हो जाएगा। इट कैन अकर थ्रू आउट द जीआईटी। इट कैन अकर थ्रू आउट द जीआईटी, मतलब ये जीआईटी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। अब उसने लिखा हुआ है कि जो आपके गैस्ट्रिक वल्वुलस है, दे आर मोर कॉमन विद एनाटॉमिक अबनॉर्मेलिटीज। इनमें क्या है? इनमें एनाटॉमिक अबनॉर्मेलिटीज ज्यादा है। जिस तरह देखें, जो पैरा एसोफेजियल हर्निया का मतलब क्या है? कि जो एसोफेगस है इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगी? हर्निएशन हो जाएगी। इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगी? हर्निएशन हो जाएगी, एंड प्रेजेंट विद स्वेयर एब्डोमिनल पेन, ड्राई हिविंग, एंड इनएबिलिटी टू पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसमें हम एनजी ट्यूब पास नहीं कर सकेंगे, ड्राई हिविंग होगी, मतलब उसको ड्राई हिविंग हम कहते हैं कि यार उसको ना पसीने से छूटे होंगे। अब इस मुझे समझाना नहीं आ रहा ड्राई हिविंग हम किसको कहते हैं।
और इसकी क्या होगी, स्वेयर एब्डोमिनल पेन होगी। और इसमें क्या होगा, इनएबिलिटी टू पास, जब हम उसमें खुराक की नाली पास करेंगे, एनजी ट्यूब पास करेंगे, तो एनजी ट्यूब पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। जो उसकी एसोफेगस है, उसकी क्या हो गई है, उसकी वल्वलस हो गया, वो घूम गई है अपनी मेसेंट्रिक के। और मिड गट, अगर मिड गट जो वल्वुलस है, इट इज मोर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो आपके मिड गट है, दे आर मोर कॉमन इन माइनर्स, माइनर्स मतलब बच्चों में ये ज्यादा कॉमन है। और जो सिग्माइड वल्वुलस है, जो सिग्माइड वल्वुलस है, इसमें हमें साइन मिलता है। ये एक ही एमसीक्यूज है इसमें। और ये वाला एमसीक्यूज है जो अभी मैं हाईलाइट कराने लगा हूँ, कि जो आपका सिग्माइड वल्वुलस है, इसमें हमें साइन मिलता है कॉफी बीन साइन। इसमें हमें साइन कौन सा मिलता है? कॉफी बीन साइन मिलता है एक्सरे पे। और मोर कॉमन इन सीनियर्स, एस से सिग्माइड, एस से सीनियर्स, मतलब कि ओल्डर अडल्ट। ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं उनमें ये ज्यादा कॉमन है। और इसमें हमें कॉफी बीन साइन मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें साइन है, कॉफी बीन साइन मिलता है। और जो आपका गैस्ट्रिक वल्वुलस है, मतलब कि अगर आपकी स्टमक में ये मसला आ गया, तो उसमें क्या होगा, पैराएसोफेजियल हर्निया होगा, और प्रेजेंट विद स्वेयर एब्डोमिनल पेन, ड्राई हिमिंग, इनएबिलिटी टू पास एनजी ट्यूब पास नहीं होगी। और जो मिड गाट है, मिड गाट वल्वुलस मोर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो आपका मिड गाट है, इट इज मोर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक हो गया। तो ये है आपका वल्वुलस। वल्वुलस भी इतना ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो आपने अच्छे से करना है ना, वो इंटरसेप्शन है और हिरशप्रंग डिजीज है। ये दोनों डिजीजेस अच्छे से कर लेनी है। और इसमें ये जो टारगेट साइन वाला है ना एमसीक्यूज, ये आपने नहीं भूलना। ठीक हो गया। अच्छा, जरा हम आगे चलते हैं। और अब हम बात करते हैं अदर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की, कि जो आपकी दूसरी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, इसमें क्या क्या मसला हो सकता है। तो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया। इसमें क्या होगा, इसमें ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो। जो आपकी इंटेस्टाइन की ब्लड फ्लो है, अब आपको पता है कि जो आपका आपकी दो मेसेंटेरिक आर्टरीज हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। जो आपकी मिड गाट है, मिड गाट को कौन सप्लाई करती है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और जो आपकी हाइंड गाट है, उसको कौन सप्लाई करती है? आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब क्या होगा, अगर क्या हो जाए, अगर ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो, अगर क्या हो, ब्लॉकेज हो इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो का, तो इससे क्या होगा, मतलब कोई इम्बोलस आ गया, कोई और मसला आ गया, और इम्बोलस आके आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में फंस गया है, तो उससे क्या होगा, उससे जो आपका स्मॉल बाउल है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी हो जाएगी नेक्रोसिस। उसकी क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस। जाहिर बात है, अगर आप ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, अब्डोमिनल पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फिजिकल फाइंडिंग। मतलब कि आपको फिजिकल फाइंडिंग के अलावा भी क्या मिलेगा, उसमें अब्डोमिनल पेन मिलेगा। जो मरीज होगा वो आपको खुद आके बताएगा कि यार मुझे क्या है, मुझे ना अब्डोमिनल पेन। तो मिसाल दी हुई है कि जिस तरह सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अगर ये ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। उसके बाद है जी आपका एनजियो डिस्प्लेसिया। एनजियो का मतलब क्या होता है? एनजियो का मतलब होता है वेसल, ब्लड वेसल। डिस का मतलब होता है अब नॉर्मल। प्लेजिया का मतलब होता है कि जो आपकी वेसल्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, वो अब नॉर्मल हो गई हैं। इसको हम कहते हैं एनजियो डिस्प्लेजिया। एनजियो का मतलब क्या होता है? वेसल। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि डिस्प्लेजिया अब नॉर्मल ग्रोथ। तो इसमें क्या होगा, टॉर्चुअस डायलेशन। ठीक है, एक तो क्या होगी, जो वेसल जो होंगी उनकी डायलेशन होगी, और मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएंगी। और एक तो वो डायलेट कर जाएंगी, और वो क्या हो जाएंगी, टॉर्चुअस हो जाएंगी, मतलब टेढ़ी सी हो जाएंगी। तो टॉर्चुअस डायलेशन ऑफ वेसल्स। इससे क्या होगा, जो आपकी इंटेस्टाइन की वेसल्स हैं, पहले आपकी वेसल ब्लॉक हो गई थी, अब आपकी वेसल क्या हो गई है, उसकी डायलेट कर गई है। इसमें क्या होगा, टॉर्चुअस डायलेशन ऑफ वेसल। जिससे क्या होगा, हिमेटोशीजिया, मतलब कि ब्लीडिंग होगी। सारी बात है, अगर ब्लड वेसल डायलेट कर गई है, तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो फूड उसके साथ टकराएगा, तो उसको रप्चर कर सकता है, और उससे क्या हो सकता है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब हिमेटोशीजिया। मोस्ट ऑफन फाउंड इन राइट साइडेड कोलोन। ये सबसे ज्यादा आपको राइट साइडेड कोलोन में मिलता है। एंड मोर मोर कॉमन इन ओल्डर पेशेंट। ये सबसे ज्यादा कॉमन किस में है? ओल्डर मरीजों में, जो बूढ़े लोग हैं। इट इज कंफर्म्ड बाय एंजियोग्राफी। इट इज कंफर्म्ड बाय एंजियोग्राफी। हम इस एंजियोग्राफी करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, मतलब हम कंट्रास्ट वगैरह इंजेक्ट करते हैं, और उससे हम देखते हैं कि कौन कौन सी आर्टरी हमारी डायलेटेड है। इट इज एसोसिएटेड विद एंड स्टेज रीनल डिजीज। मतलब कि इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? इसकी एसोसिएशन है एंड स्टेज रीनल डिजीज और वोन विलिब्रेंड डिजीज। वोन विलिब्रेंड डिजीज क्या होती है? इसको हमने पढ़ा था उसमें हिमाटोलॉजी में। जो वॉन विलिब्रेंड डिजीज होती है, इसमें जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर होता है, इसकी अबनॉर्मेलिटी होती है। और इसमें क्या होगा, एओर्टिक स्टिनोसिस। ठीक है, एओर्टिक स्टिनोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन है। एंड स्टेल रीनल डिजीज अगर किसको, तो उसको ये मसला हो सकता है। और वॉन विलिब्रेंड डिजीज में ये मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है क्रोनिक मेसेंटेरिक एस्कीमिया। जो क्रोनिक मेसेंटेरिक एस्कीमिया है, इट इज इंटेस्टाइनल। ये इंटेस्टाइन का एंजाइन है।
ये क्या है, इंटेस्टाइन का एंजाइन है, और इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, इसमें प्लाक बन जाता है, इसमें फिब्रस प्लाक बन जाता है। लेकिन फिब्रस प्लाक किसका बनता है, सीलियक आर्टरी का। जो आपकी सीलियक आर्टरी है, जो आपका सीलियक ट्रंक है, उसकी हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का प्लाक बन सकता है, सीलियक आर्टरी का बन सकता है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का बन सकता है, और इसके अलावा इंटेस्टाइनल हाइपोपरफ्यूजन। जाहिर बात है कि फर्ज करो ये क्या है, मतलब अगर ये क्या है, वेसल है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लाक बन गया, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, थेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन गया। तो जो ब्लड सप्लाई होगी, ब्लड कम सप्लाई होगा आपके इंटेस्टाइन को, ब्लड कम सप्लाई होगा, और उससे क्या होगा, उससे जाहिर बात है कि अगर ब्लड कम सप्लाई होगा तो उससे क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन। उससे क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या है कि आपकी इंटेस्टाइन को ब्लड कम जाएगा। जब इंटेस्टाइन को ब्लड कम जाएगा तो जैसे ही आप माशाल्लाह पाए वगैरह खाओगे या प्रोटीन खाओगे, तो ब्लड, आपकी इंटेस्टाइन को ब्लड ज्यादा चाहिए, आपकी इंटेस्टाइन को ब्लड ज्यादा चाहिए, लेकिन ब्लड की इंटेस्टाइन की क्या हुई पड़ी है, हाइपोपरफ्यूजन। तो आपने याद रखना है कि इसमें पोस्ट प्रेंडियल एपिगैस्ट्रिक पेन होती है। और मुझे जरा शाबाश, पहले तो सारे लावे ये बताए ना कि पोस्ट प्रेंडियल हमें पेन किसी अल्सर में भी होती थी, वो कौन सा अल्सर था, कौन सा अल्सर था जिसमें पोस्ट प्रेंडियल पेन होती थी, मैंने आपको ये निमोनिक भी बताया था इसका, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक अल्सर, माशाल्लाह। और कुछ कह रहे हैं जी ड्यूडिनल, और कुछ कह रहे हैं गैस्ट्रिक, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैंने कहा था डी से ड्यूडिनल और डी से डिक्रीज, भूल गए हो? सोचे सोचे शाबाश। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें चले सोच, इस पेप्टिक अल्सर में होती है, जो आपका गैस्ट्रिक अल्सर है इसमें पेन होती है पोस्ट प्रेंडली, या फिर जो आपका वो है गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें पेन होती है। बताएं मुझे जरा, शाबाश, देख के बता दे। 50-50% बता रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जो ड्यूडिनम होता है, डी से ड्यूडिनम और डी से डिक्रीज। जब अगर ड्यूडिनल अल्सर होगा तो खाना खाने से पेन कम हो जाएगी, लेकिन अगर खाना खाने से पेन ज्यादा हो रही है तो इट इज योर गैस्ट्रिक अल्सर, इट इज योर गैस्ट्रिक अल्सर। तो खाना खाने से पेन ज्यादा मतलब हो रही है, मतलब कि पोस्ट प्रेंडियल पेन ज्यादा हो रही है, तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है, जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसमें आपकी पेन ज्यादा होती है खाना खाने से, और जो ड्यूडिनल अल्सर है इसमें कम होती है। सर आपने इंक्रीज पूछा था इसलिए गैस्ट्रिक होगा। देखिए मैंने आपको ये कहा है कि जो पोस्ट प्रेंडियल पेन है, पोस्ट प्रेंडियल किस में होती है, तो पोस्ट प्रेंडियल पेन आपकी उसमें ही होगी ना, गैस्ट्रिक में। अच्छा खैर, उसको छोड़ें, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि जो पोस्ट प्रेंडियल पेन है, एपिगैस्ट्रिक पेन, वो किसमें होती है, आपको होती है क्रोनिक मेसेंटेरिक एस्कीमिया में, क्रोनिक मेसेंटेरिक एस्कीमिया में। और जाहिर बात है कि जब जब भी वो मासूम खाना खाता है, जब भी वो बेचारा खीर खाने की कोशिश करता है या कुछ और खाने की कोशिश करता है, तो उसको पेन होती है, और वो कहता है कि यार दफा करो, क्या खा के करना है, तो उसको हो जाती है फूड से अवर्जन, मतलब कि वो फूड से भागना शुरू कर देता है, वो उसकी भूख कम हो जाती है, उसको वो खाता पीता कुछ नहीं है, फूड अवर्जन हो गई है उसको। और जाहिर बात है जब उसको फूड वर्जन होगी तो उसको क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, उसका वजन गिर जाएगा। ठीक है, तो उसको फूड वर्जन और वेट लॉस होगा, उसको क्या होगा, वेट लॉस और फूड वर्जन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी हमारा क्लोनिक एस्कीमिया। अगर हमारे जो कोलोन है इसका एस्कीमिया हो जाए तो इसको हम जरा पढ़ लेते हैं। इसमें आपको जिस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्रैम्पिंग होती है, इस तरह क्रैम्पी अब्डोमिनल पेन होती है, किसमें, कोलोन के एस्कीमिया में, फॉलोड बाय हिमेटोशीजिया। पहले पहले पेट में दर्द होगा और उसके बाद उसको हिमेटोशीजिया होगा। उसको क्या होगा, हिमेटोशीजिया मतलब उसके स्टूल में क्या आएगा, ब्लड आएगा। कॉमनली अकर्स एट वाटर शेड एरियाज, कॉमनली अकर एट वाटर शेड एरियाज, स्प्लीनिक फ्लेक्सर एंड रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन। अब ये तो वैसे मुझे आपसे पूछना चाहिए कि जो वाटर शेड एरियाज होते हैं क्या होते हैं, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको कहा था कि ये क्या है, आपका असेंडिंग कोलोन है, ठीक है, ये क्या है आपका असेंडिंग कोलोन है, ये क्या है ट्रांसवर्स कोलोन है, ठीक है, और ये क्या है आपका डिसेंडिंग कोलोन है, और ये क्या है रेक्टम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका पड़ा होता है स्प्लीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये स्प्लीन पड़ा हुआ है, और ये क्या है आपका लिवर है। ठीक है, ये क्या है आपका लिवर है। तो ऐसा फ्लेक्चर, ठीक है, ऐसा कर्व आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि कहाँ पे होता है, आपके स्प्लीन के पास होता है, इसको हम कहते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीनिक फ्लेक्चर कहते हैं, स्प्लीनिक फ्लेक्चर। और ऐसी कर्व जो कि आपकी कहां पे होती है, जो कि आपकी होती है लिवर के पास, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिपैटिक फ्लेक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक फ्लेक्चर। अब यहाँ पे होते हैं वाटर शेड एरियाज। यहाँ पे क्या होते हैं, वाटर शेड एरियाज, मतलब कि यहाँ पे ना दो आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, मतलब कि एक पाइप यहाँ से लगा होता है और एक पाइप यहाँ से लगा होता है। तो जाहिरी बात है कि एक बंदा यहाँ से पानी का छिड़काव कर रहा है, एक बंदा यहाँ से पानी का छिड़काव कर रहा है, दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होगा जहां पे ब्लड सप्लाई कम होगी, जहां पे मतलब ये दोनों दोनों की
ब्लड सप्लाई कम पहुंच रही होगी। जाहिर बात है, दो ब्लड सप्लाई है ना, तो दोनों पानी का छिड़काव कर रहे हैं सड़क के ऊपर, दरमियान में कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहां पे पानी कम पहुंचेगा, और उसको हम कहते हैं वाटर शेड एरिया। और वाटर शेड एरिया कहाँ कहाँ पे होता है? आपके स्प्लीनिक फ्लेक्सर और आपके हिपैटिक फ्लेक्सर में होता है। ठीक है, जो हिपैटिक फ्लेक्सर और जो स्प्लीनिक फ्लेक्सर है, वहां पे क्या होता है? आपका वाटर शेड एरिया होता है। ठीक है, वाटर शेड एरिया होता है। अब इसमें क्या होगा? इसमें होता क्या है कि इट इज कॉमनली अकर एट वाटर शेड एरिया। जो आपके वाटर शेड एरिया है, मतलब स्प्लीनिक फ्लेक्सर और रेक्टोसिग्मॉइड। ठीक है, रेक्टम और सिग्मॉइड, और जो आपका स्प्लीनिक फ्लेक्सर है, मतलब रेक्टम और सिग्मॉइड के दरमियान, और स्प्लीन वाला जो फ्लेक्सर है उस वहां पे होता है वाटर शेड एरिया। और वहां पे क्या होगी? आपका ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी, और उस वहां पे ये क्या होता है? मोस्ट कॉमनली होता है, टिपिकली इफेक्ट ओल्डर अडल्ट, ये ज्यादातर बूढ़ों में होता है। एंड थंब प्रिंट साइन ऑन इमेजिंग ड्यू टू म्यूकोजल एडिमा एंड हेमरेज। इसमें सिर्फ आपने ये साइन याद करना है कि इसमें आपको थंब प्रिंट साइन मिलता है। जब आप इमेजिंग कराते हो उसकी, जब आप उसकी इमेजिंग कराते हो, तो इसमें क्या होगा? थंब प्रिंट साइन मिलेगा ड्यू टू म्यूकोजल एडिमा एंड हेमरेज। सारी बात है कि उसका म्यूकोजा का एडिमा हो जाएगा या हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है।